चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं चंद्र किरण रेक्सा की लिखी कहानी जिसका नाम है हिरनी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काली इटालियन का बारीक लाल गोटे वाला चूड़ीदार पैजामा और हरे फूलों वाला गुलाबी लंबा कुर्ता वो पहने हुए थी। गोट लगी कुसुम्बी रंग की ओढ़नी के दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कंधे के पीछे पड़े थे, जिससे कुर्ते के ढीलेपन में उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए ओरोजों की पुष्ट गोलाई झलक रही थी। अपनी लंबी मजबूत मांसल कलाई से मूसली उठाए वो दबादब हल्दी कूट रही थी। कलाई में फंसी मोटी हरी चूड़ियाँ और चांदी के कड़े और पछेलियाँ छनक रही थीं। उन्हीं की ताल पर वो गा रही थी, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। बड़ा लोच था उसके स्वर में। इस गवारू गीत की वो पंक्ति उस तीखी दोपहरी में भी कानों में मिश्री की बूंदों के समान पड़ रही थी। कुछ देर मैं छज्जे की आड़ में खड़ी सुनती रही। न उसने कूटना बंद किया और न ही वो गीत गाना बंद किया। धूप में पैर बहुत जलने लगे तो मैं लौटने को ही थी कि पीछे से भाभी ने आकर जोर से कहा, खुदैजा, अरे देख, ये रही हमारी बीबी जी, चोरी चोरी तेरा गीत सुन रही थीं। उसने तुरंत मूसली छोड़कर ऊपर नज़र उठाई और हंस पड़ी। फिर हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, बड़े भाग जो आज तेरे दर्शन हो गए। मैं झेंप गई। पिछवाड़े वाले मकान में नए पड़ोसियों को आए 15 दिन हो गए होंगे। भाभी से कई बार खुदैजा का जिक्र सुनकर भी और ये जानकर भी कि मुझसे मिलना बोलना चाहती है, मैं कभी उससे परिचय करने ना आई थी। मैं सोचती थी उस ठेठ गवार छोकरी से मैं किस विषय पर और क्या बातें करूंगी। अपनी झेंप मिटाने को मैं जल्दी से बोली, भाभी, तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है, अपना गीत जरा फिर तो गाओ। के बीबी जी, मेरा गला? भला तुम तो बाजे पर गाने वाली ठहरी, मेरा गीत क्या भावेगा? उसने उत्तर दिया। उसके बोलने में तकल्लुफ़ नहीं बल्कि हार्दिकता थी। नहीं नहीं, तुम गाओ, पूरा गाओ, मैंने जोर दिया। बिना दोबारा इसरार कराए वो गाने लगी, उसी धीमी मीठी आवाज़ में। हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। इस सास की नज़र बुरी है मेरी माए, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा कि नाय। मुझे लगा कि वो स्वर दबाकर गा रही है। भाभी, पूरा गला खोलकर गाओ, मैंने अनुरोध किया। उसने कुटी हल्दी को छलनी में उलटकर नीचे आंगन की ओर उंगली दिखाकर कहा, फुफ्फी लड़ेगी। भाभी ने कहा, मरने दे फुप्पी को। बीबी जी, खुदैजा नाचती भी बहुत अच्छा है। ओ खुदैजा, जरा नाच कर दिखा। वो थोड़ा शर्मा गई, ओढ़नी मुंह में दबाकर हंसने लगी। अच्छा भाभी, तुम्हें नाचना भी आता है? तब तो ज़रूर नाच कर दिखाओ। भाभी की शह पाकर मैंने भी कहा, परंतु वो नाचेगी ऐसी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। भला शहरों में जब हम पढ़ी लिखी लड़कियों के आगे कोई बार बार हारमोनियम तबला रखता है, कई कई बार इसरार करता है, तब पहले तो हम लोग नजाकत से गाना न आने की दलीलें पेश करती हैं। उस पर भी जब वे लोग प्रमाण देते हैं कि आपने अमुक के जन्मदिवस पर और फलां की शादी में अमुक गाना गाया था, तब गला ख़राब होने का बहाना किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कहीं खांस खकार कर एक आधी गत बजाई और बाजा परे सरका कर कहा, देखिए कहीं आता भी है, आप फिजूल ही पीछे पड़े हुए हैं। अरे बस यूँ हमारा गाना ख़त्म हो जाता है। खुदैजा, नाच देना। अच्छा, बीबी जी की बात भी नहीं मानेगी क्या? भाभी ने जरा रूठते हुए कहा, ले तो मैं जाती हूँ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, ना ना, जावे मत। तुझे अल्लाह पाक की कसम सरस्वती, ले मैं नाच दूंगी, पर बीबी जी के पसंद आवेगा मेरा नाच। उसके पैर के कड़े छड़े यद्यपि उसकी मांसल पिंडली और टखनों से चिपटे हुए थे, फिर भी गिनती में कई होने से आपस में छनक छनक उठे। ओढ़नी सिर पर लेकर तनिक सा घूंघट निकाल कर वो खड़ी हो गई। फिर मुझे देखकर हंस पड़ी, बोली, नाचूं? हाँ हाँ, के गाऊं सरस्वती? कुछ भी गा ले, वही गीत गा
लटक कहती बबुआ। फिर उसने गाना शुरू किया। लटक रहती बबुआ तोरे बंगले में, जो मैं होती बागों की कोयल, कूक रहती बबुआ तोरे बंगले में। किसी शास्त्र के अंतर्गत उसका नाच नहीं था, न कथक, न कथकली, न मणिपुरी, न उड़ीसी और न भरतनाट्यम। बाहुओं के संचालन में कोई गहराई भी न थी, पर उस सीधेपन में एक लय थी, गति थी, तेज और प्रभामयी, जीवन से भरपूर। अस्थाई के मुँह पर नाचती हुई वो 2 फुट ऊपर उछल जाती और फिर धरती पर पांव लगते ही थिरकने लगती। क्या मजाल जो जरा पंजा रुकता हो। 5.5 फुट लंबी भरी देह की उस युवती का गठन एकदम गिन्नी गोल्ड की डली जैसा था। लाली लिए हुए रंग का ऐसा सोना जिसमें कयामत का लोच हो। गीत पूरा हुआ और वो नाच बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शाबाश भाभी, मैंने उत्साह से कहा। सचमुच बहुत अच्छा नाचती हो। सच्ची तुम्हें मेरा नाच अच्छा लगा? उसकी बिल्लौरी शीशे सी आंखों में उत्साह झलक पड़ा। भोलेपन से उसने पूछा, और नाचूं? हाँ हाँ। छज्जे की आड़ में भी मेरे पांव जले जा रहे थे, फिर भी नीचे जाने को मन न होता था। उसने दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और पैर से ठुमका लिया ही था कि नीचे से किसी ने धीमी पर तीखी क्रोध भरी आवाज़ में कहा, ओ घोड़ी, कूदना बंद कर दे, शफीक का अब्बा आ गया है। खुदैजा के पांव रुक गए, जैसे किसी तेज चाल से घूमते हुए लट्टू पर कोई अचानक हाथ रख दे। मुंह पर उदासी की छाया सी आ गई, किंतु भाभी से दृष्टि मिलते ही वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, देखा मचने लगा न शोर। फुप्पी का बस चले तो मुझे बकस में बंद करके रखे। फिर होंठों में ही किसी गीत की कड़ी गुनगुनाती हुई वो ओढ़नी के पल्ले से मुंह पर हवा करने लगी। नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उसकी सांस कहती आ रही थी, खुदैजा, तूने सारी हया शर्म घोल कर पी डाली। अरे तू क्या नटनी की धी है? कंजरियों की तरह हर वक्त गाती रहती है, बेहया कहीं की। खुदैजा चमक पड़ी। गुस्से से उसके चेहरे का गेहुआ रंग एकदम गहरा सिंदूरी हो उठा। बस फुप्पी, अपना जबान बंद रख। नटनी होगी तू, तेरी धी कंजरी बंजरी बनाएगी तो देख ले, मैं अपनी तेरी जान एक कर दूंगी। या परवरदिगार, फुप्पी कहती हुई ऊपर आ चुकी थीं। आसमान की तरफ वो दोनों हाथ उठाकर बोली, अल्लाह का कहर पड़े तेरे ऊपर। खुदा करे तेरे भाई की मैयत निकले। तूने हमारे ख़ानदान की नाक कटा ली। मेरे शफीक के लिए तू ही धरी थी क्या? हाय अल्लाह, कैसी जुबान दराज है, जी चाहता है जुबान खींच लूँ इसकी। और फूफी तब नाक के स्वर में रो रो कर अल्लाह को पुकारने लगी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई नीचे ले आई। तिरस्कार से मैंने कहा, यही है तुम्हारी सहेली? भाभी ने चिढ़कर कहा, सहेली का क्या कसूर बीबी जी? तुम्हें ही अगर कोई जेलखाने में बंद करके बाप भाइयों को गालियां दे तो तुम कहाँ तक सुनोगी? वो तो रोहतक के किसी ठेठ गांव की लड़की है। शहरों के मुंह में राम बगल में छुरी वाली सभ्यता तो जानती नहीं। उसे तुम तू कहोगी तो तू सुनोगी भी। वैसे दिल की इतनी अच्छी है कि जरा सा किसी का दुख नहीं देख सकती। गुरूर मिजाज तो वो जानती तक नहीं। और भाभी कुछ नाराज सी होकर बाहर चली गई। दूसरे दिन सिर धोकर बाल सुखाने मैं पिछवाड़े के छज्जे पर गई। खुदैजा को देखने का लोभ भी इसका एक कारण था। वो अपनी देहरी पर बैठी कुछ सी रही थी, साथ ही कोई गीत भी गुनगुनाती जा रही थी। मैंने हल्के से खांसा। आहट पाकर सिर उसने ऊंचा किया। मुझे देखते ही उसका मुंह प्रसन्नता से गुलाब की भांति खिल उठा। फौरन हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, राजी तो हो? सलाम, मैंने जवाब देकर पूछा, क्या सी रही हो? क्या बताऊं बीबी जी, बेचारी फुप्पो के हाथों में तो खुजली हो रही है। अल्लाह मारा ऐसा रोग है कि आदमी अपने हाथ में खा भी ना सके। उसका पैजामा फट गया है, उसी में टाँके लगा रही हूँ। मुझे कल की घटना याद हो आई। धीरे से पूछा, मेल हो गया सास से? खुदैजा हंसी और बोली, सास बहू की के लड़ाई बीबी जी, पर मने कोई गाली दे तो बस मैं तो ऊपर से तले तक बल उठूँ हूँ। पर भाभी, इन लोगों से तुम्हारी पटती नहीं,
तुम्हारे बाप ने क्यों तुम्हें शहर में ब्याह दिया? खुदैजा का स्वर कुछ बोझिल हो गया। बोली, बीबी जी, मेरा बाप तो गरीब आदमी है। ससुर ने मने कहीं गांव में देख लिया था, सो मेरे चाचा से मांगा। वो सीधा आदमी बातों में आ गया। उसे क्या खबर थी कि शहरों में घर जेल खानों जैसे होवे हैं। तुम्हारे गांव में क्या पर्दा नहीं होता था? मैंने पूछा। बीबी जी, पर्दा वहाँ करें जहाँ पाप बसता हो। गांव में सब बहन बेटियाँ समझे हैं। पर्दा करें तो फिर खेत क्यार का काम कैसे चले? तभी तुम्हें इतने गीत याद हैं। मैंने मजाक किया। घर घर गाती हुई घूमती होगी। और ये सुनते ही किसी सुखद स्मृति से पुलक उठी। बोली, बीबी जी, सावन के महीने में हम सब छोरियाँ नीम में झूला डालती, आधी रात तक पेंगे बढ़ाती और नाचती गाती थीं। शादी ब्याह में रात रात भर चांदनी में नाच गाना होता था। बहू बेटी गाती और बड़े बूढ़े चौपाल में सोया करते। बहुएं भी पर्दा नहीं करती थीं क्या? अरे के पर्दा? उसने ओढ़नी से मुंह ढककर कहा। ऐसे बस पर्दा हो गया। कोई बोलचाल का पर्दा होता है? घूंघट मार लिया और गाती नहीं। अच्छा, मैं चुप हो गई। सच है, हेड कांस्टेबल के बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी बुरी फंसी थी। बीबी जी, एक गीत गाऊं? गाओ, मैंने खुश होकर कहा। और सब कुछ भूलकर अपने स्वर को पंचम तक पहुंचाकर उसने गाया। कोठे ऊपर कोठरी जिसमें तपे तनूर, गिन गिन लाऊं रोटियां, मेरा खाने वाला दूर री। मेरी बाली का बाला, जो बनवा गठवा गूथन दे। अरे खुदैजा, नीचे से उसकी सास ने पुकारा। कमबख्त, आने दे तेरे यार को, उसी से तुझे ठीक कराऊंगी। कल शफीक दौरे से लौट आवे तब तेरी मरम्मत कराऊंगी। और फिर दोनों सास बहुओं में ठन गई। दूसरे दिन मैं छत पर न गई, परंतु तीसरे पहर भाभी ने नीचे आकर बताया कि खुदैजा छत पर बैठी रो रही है। उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा था, तो मैं अपने को रोक न सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदैजा छत पर खपरेल तले खटोले पर पड़ी रो रही थी। भाभी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। वो चमककर उठ बैठी। मुझे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से वो हंस पड़ी। बड़ी उम्र बीबी जी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। मैंने पूछा, रात क्या गुजरी? गुजरी के? उसने तपे हुए स्वर में कहा। तेरा भाई आया था, फूफी ने जाने के सिखा दिया। आते ही उसने लाठी पकड़ ली। कहते कहते उसका स्वर ठंडा हो गया। हंसी की पुट भी आ गई। बीबी जी, बोलला न चालला, अल्लाह कसम 2 लकड़ी जमा दी। और उसने अपनी पीठ दिखाई जो रीढ़ के पास छिल गई थी। सहानुभूति से मैंने कहा, राम राम, बड़ा कसाई है। मेरी बात सुनते ही खुदैजा हंस पड़ी। बोली, बीबी जी, काय बताऊं, मने दुनिया की शर्म खा गई कि लोग कहेंगे कि खसम को मारा, नहीं तो लकड़ी समेट टांगों में ऐसे दबा लेती, चूं करके रह जाता, सारी सिपाहीगिरी निकल जाती। और उसने अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया। खुदैजा की बातें छोड़कर जाने की इच्छा न होती थी। जिस निष्कपट सरल भाव से वो बातें कर रही थी, उनके प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक नशा सा छा जाता था। आधी रात के सन्नाटे में भी उसके गले की मिठास कानों में गूंजती थी। काश उसे अगर कुछ दिन संगीत सिखाया जाता तो शायद वो बहुत अच्छा गा सकती थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि कहीं मुझसे बातें करने में वो गाना न सुनाने लगे तो फिर से उस पर मार पड़े। इसीलिए अभी आती हूँ कहकर मैं झटपट नीचे उतर गई। आते आते सुना कि वो पुकार रही थी, अल्लाह की कसम बीबी जी, जल्दी आइयो, जरा अपना बाजा भी उठा लाइयो, मैं भी देखूं कैसे बजे हैं। कई दिनों से मेरी भाभी बीमार थीं और छोटी भतीजी कुसुम भी अचानक सर्दी खा गई और तेज बुखार हो गया। 500 पड़ोस से स्त्रियां उन्हें देखने पूछने आती रहती थीं। घर का सब काम मेरे ऊपर था। इसी से सैर करने जाना तो दूर, छत पर जाना भी नहीं हुआ। खुदाजा ने कई बार अपने नन्हे देवर को भेजकर बुलवाया कि मैं तनिक देर को छत पर हो आऊं, पर इच्छा होने पर भी न जा सकी।
चिराग जले उसकी सास बुर्का ओढ़कर छोटे लड़के को साथ लेकर आई। लड़के द्वारा पहले पूछवा लिया था कि घर में कोई मर्द तो नहीं। तब बेचारी कमरे में घुसी। कैसी तबीयत है बहू? अब तो जरा ठीक हूँ, भाभी ने कहा। आइए बीबी जी, जरा कुर्सी दे जाना। सच मानो बहू, खुदैजा पर तो तुमने जादू कर दिया है। फूफी कुर्सी पर बैठकर बोली। जब से सुना है वो मछली सी तड़प रही है। वो तो बुर्का उठाए चली आ रही थी, बड़ी मुश्किलों से रोका। तुम जानो बहू, हम लोगों में हिंदुओं की तरह चादर बगल में दवाई और घर घर घूमने चल दिए वाली बात तो होती नहीं। जो ऐसा करती हैं वे बदनाम हो जाती हैं। खैर, तुमसे तो अपनों जैसा मेल हो गया है, रात को लाऊंगी उसे भी। फूफी जी, जो बड़े बड़े अमीर उमरा होते हैं उनकी लड़कियां तो हमारी ही तरह बाहर आती जाती हैं, भाभी दबे स्वर में बोली। तो है उन लोगों पर, वो मुसलमानी ही क्या जिसके पैर का नाखून भी किसी गैर मर्द ने देख लिया। शहरी तहजीब कायदा तो यही है, नीच कौमों और गवारों की बात छोड़ दो। आगे बहस फिजूल थी, भाभी ने दूसरी बातें छेड़ दी। रात को 10 बजे खुदैजा आई, साथ में फूफी, दोनों देवर और नंदे में थीं। आते ही भाभी के गले से लिपट गई, फिर मेरे से। कुसुम को तो छोड़ती ही न थी। अरे मेरे मुन्नी लाल, तुझे किस सौतन की नज़र लग गई? क्यों री सरस्वती, तूने छोरी भी बीमार कर दी? अरे खुदैजा, धीरे बोल, फूफी दबे स्वर में गुर्राई। कुलसुम का अब्बा बैठक में सो रहा है। कै फूफी? खुदैजा ने झनक कर कहा। तेरी धीरे धीरे ने तो जान खा डाली, अब के हांडी में मुंह करके बोलूं? तौबा तौबा, फूफी खून का सा घूंट पीकर रह गई थीं। खुदैजा को पढ़ने का शौक सवार हुआ था। उर्दू का कायदा मंगाकर तेवर से पढ़ने लगी। छत पर होती तो मुझे बुलवाकर पूछती, परंतु अक्षर उसे याद न रहते। अलिफ बे की अपेक्षा गाने की तर्जें उसे जल्दी याद हो जाती थीं। फूफी अगर इत्तेफाक से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती तो फिर छत पर गाने नाचने का तूफान उठा देती, चाहे शाम को लड़ाई झगड़े और मारपीट की ही नौबत क्यों ना आवे। वर्णमाला उसे याद नहीं हुई, इतनी दूर से पढ़ाई हो भी न सकती थी। फिर उसे घर का भी काफ़ी काम रहता था, क्योंकि उसे मोटी ताजी देखकर फूफी और उनकी नाजुक शहराती लड़कियां तो कुछ करके ना देती थीं, और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई और गृहस्थी का काम रहता था। फिर मैं तो कुछ सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में भी हिस्सा लेती थी। शहर में एक जुलूस निकलने वाला था, मैं उसमें जा रही थी। बीबी जी, कहाँ चलीं? उसने छत से पुकारा। जुलूस में, मैं जल्दी से बोली। आज बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला है। हाय बीबी जी, मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? उसके स्वर में तड़प थी। अच्छा सलाम, मैं हाथ उठाकर चल पड़ी, पर मन में खुदैजा का वो स्वर कचौटें भर रहा था। मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? 10 बजे जुलूस और मीटिंग समाप्त होने पर मैं घर लौटी तो सुना पिछवाड़े बड़ा गुलगपाड़ा मच रहा था। भाभी ने द्वार खोलकर कहा, बीबी जी, आज न जाने खुदैजा पर क्या बीतेगी। फूफी अपने मामू के यहाँ गई थी। वो मेरे नन्हे को 4 पैसों का लालच देकर उसके साथ चुपके से जुलूस देखने चली गई, और भाभी घबराहट में ज़्यादा कह ना पाई। मैं भी डर गई। हम दोनों छत पर कान लगाए सुनती रहीं। उसके ससुर बार बार कह रहे थे, आज मेरी पगड़ी इसने पैरों तले रौंद डाली। इस पड़ोस में आकर ये एकदम बिगड़ गई है। कल ही ये मकान छोड़ दूंगा। इस बार तो दोहरी देवड़ी का मकान लेना पड़ेगा। 2 दिन बाद पिछवाड़े का मकान खाली हो गया। खुदैजा रो रो कर विदा हुई हमसे। पालकी में बैठी भी ऊंचे स्वर में तो रो रही थी। खुदैजा की कोई खबर न लगी। 4-5 साल निकल गए। अब मेरे भी एक नन्ही बच्ची थी। मैं माँ थी। घूमना फिरना कम हो गया था। बंधन बच नहीं, यही गृहस्थी और बच्ची की देखभाल की वजह से। फिर भी इस बार थोड़ी फुर्सत निकाल कर दिल्ली घूमने आई थी। लाल किले भी गई। शाही हमाम में भी कुछ बुरके वालियाँ दिखाई दीं। बीबी जी, अकस्मात धीरे से उनमें से एक ने आकर मेरा कंधा छुआ। मैंने आश्चर्य से देखा, खुदैजा थी। लंबी, पीली,
गालों की हड्डियां उभरी हुई, आंखों में गड्ढे पड़े हुए। हाँ, वो खुदैजा ही थी। अरे भाभी तुम। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राजी रही बीबी जी। अच्छा, शादी हो गई, मुबारक हो, उसने फुसफुसाकर कहा। और सिर्फ वो पहचान करने कराने को उसने जो बुर्का उठाया तो फिर दोबारा डाल लिया। हालांकि उस समय वहाँ कोई मर्द न था। खुदैजा के इस व्यवहार पर मुझे आश्चर्य हुआ। स्वच्छंद हिरनी अब खूंटे से बंधी हुई थी। वाह, अब तुम एकदम बंदगोभी हो गई भाभी, मैंने कहा। हमेशा ही बेवकूफ़ थोड़ी ही बनी रहूँगी, उसने धीरे से उत्तर दिया। अब तो अकल आ गई है। अच्छा, अकल आ गई है, अब तो बड़ी उर्दूदा बन गई हो। हमें तो वही नहीं आई अकल, उसी तरह बेलगाम घूमती हूँ। उसने जाली में से एक बार देखा और पलकें झुका लीं। उसके साथ ने बाहर पहुंच चुकी थीं। नन्हे ने, जो अब 12-13 साल का हो गया था, नकीब की तरह पुकारा, भाभी। और खुदैजा उम्र कैदी की तरह मुड़ मुड़कर पीछे देखती हुई चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी चंद्र किरण सोनरेखा के द्वारा लिखी, जिसका नाम था हिरनी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।